चलिए, अब हम ये देखते हैं कि पल्स पल्स कैसे हम लेते हैं, जिससे कहते हैं नाड़ी स्पंदन। हिंदी में कहते हैं नाड़ी स्पंदन और इंग्लिश में कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफ पल्स। पल्स को जांच करना। पल्स जो होता है दिल की हार्ट जितनी बार धड़कता है, लफ डफ एक कंप्लीट करता है, उतनी बार ये पल्स भी चलता है। इसीलिए किसी ने बहुत पहले पूछा था कि पल्स रेट और हार्ट रेट क्या होता है, तो आपकी दोनों एक ही होता है। तो मैंने उस समय आपसे कहा था मैं कंफर्म करके बताऊंगा। कंफर्म करके बताने का मतलब था कि जब उसका टॉपिक आएगा तो ऑटोमेटिक आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियर है कि दिल की धड़कन की जो दर है, रफ्तार है, वही हमारी पल्स की रफ्तार होती है। और ये प्रति मिनट नाड़ी की धड़कन की संख्या को इंडिकेट करता है। सामान्य तौर से जो पल्स रेट होता है या हार्ट का जो पंपिंग होता है 70 to 80 पर मिनट होता है। कितना? 70 to 80। यानी आपका हृदय भी यह इतनी देर में धड़कता है, ठीक है ना। और आपका एक कार्डियक साइकिल, यानी जो आपका हृदय का जो एक साइकिल होता है वो भी 0.8 सेकेंड का होता है। यानी 0.8 सेकेंड में हार्ट अपनी पूरी साइकिल पूरा करे, ठीक है। तो आपको बस इतनी जानकारी रखना जरूरी है कि जो हमारा जो नाड़ी का जो स्पंदन होता है, यानी फड़कना होता है, चाहे पल्सेटिंग होता है, चाहे जंप करना होता है, नाड़ी जो उछलती है एक बार में, वह कितनी बार उछलती है एक मिनट में, तो वह 70 to 80 टाइम्स पल्स होता है, पैल्पेट होती है, महसूस होती है। यानी किसी भी व्यक्ति की नाड़ी की धड़कन सामान्य रूप से 70 से 80 बार नॉर्मल कही गई, ठीक है। ये स्वस्थ व्यक्ति का पल्स है। और जो रिदम होता है ये दिल की धड़कन की सतत प्रक्रिया के वजह से होता है। जो रिदम आता है हार्ट के ब्लड अंदर जाने और ब्लड को जब बाहर फेंकता है, हार्ट जब बाहर फेंकता है तो उस फोर्स को जो ब्लड के वेसल्स में, नसों में जो आप महसूस करते हो, उसी को हम पल्स रेट कहते हैं। कंफर्म है? यानी जो हार्ट का जो बाहर लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड को बाहर फेंकता है, वह ही धड़कन हमको हाथ के रेडियल आर्टरी पर हमारे को सुनाई देती है। रेडियल आर्टरी में जो आपके अंगूठे के साइड में, अगर अपने हाथ को जैसे कैसे रखेंगे, अपने हाथ को रखने के लिए सर वीडियो दिखा, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे नहीं, ऐसे रखेंगे। और जब रखेंगे तो मैं लेफ्ट हैंड लेता हूँ अपना, लेफ्ट हैंड में ही अच्छे से, क्योंकि राइट हैंड में कलावा बना हुआ है, तो हम लेफ्ट हैंड को हम लेते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड है ये, और इसको हम ऐसे सुपाइन पोजिशन, सुपाइन मतलब हथेलियां आकाश की तरफ हो, यानी छत की तरफ हो, और नीचे का हिस्सा आपके सर नीचे बॉटम की तरफ हो, ठीक है। और आपका हथेली है रूफ की तरफ हो, और नीचे का हिस्सा फ्लोर की तरफ, राइट। आप में से कुछ लोग हैं तो थोड़ा सा उनको हिंदी समझने में दिक्कत जाती है, तो उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों लोगों का कन्वर्सेशन कर सकूं। और हमें खेल खेल में थोड़ा इंग्लिश भी आना चाहिए, पूरी तरह से हिंदी क्यों। यानी ये हिस्सा रूफ यानी छत, और ये हिस्सा फ्लोर यानी जमीन की तरफ हो, और ऐसे हम करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 फिंगर ऐसे करते हैं, सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट के लिए 3 फिंगर फ्री रखते हैं, अंगूठे को दिखाई नहीं दे रहा है सर, चित्र दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मैं तो दिख रहा हूँ ना। नहीं दिख रहे हो सर। दिखाई दे रहा है भाई बहुत मच्छर जैसा पतला नहीं हूँ, हाथी से मोटा हूँ, दिख रहा हूँ मैं। अब अभी दिख गया सर, अभी दिखा है सर, साफ दिखाई दे रहा है। चलो अभी साफ दिख रहा है। हाँ, तो हम राइट हैंड को ये 3 फिंगर लेंगे ऐसे, ठीक है। अंगूठे से स्मॉल फिंगर को लॉक करेंगे, और बाएं हाथ हमने ऐसे लिया। आप सब भी करो तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। बाएं हाथ को ऐसे कीजिए, राइट हैंड को ऐसे कीजिए, राइट हैंड को, है ना।
और ये ऐसे करते हुए ऐसे ले जाइए अंगूठे की तरफ, अंगूठे की साइड में, है ना। और जहां आपका रिस्ट बैंड होता है, रिस्ट बैंड, यहाँ पर अपने 3 फिंगर को ऐसे रखिए सेंटर से ऊपर। ये आपका ये सेंटर बनता है, सेंटर से ऊपर इसमें यहाँ रखिए। क्या पल्स महसूस कर रहे हैं आप लोग? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। बिल्कुल अच्छे से महसूस हो रहा है? हाँ जी, बालक भी लगता पढ़ाई कर रहा है, गुड। तो जो ये पल्स महसूस होता है, इसी को हम पल्स को काउंट करते हैं 1 मिनट में कितना काउंट होता है। तो मैं बस 1 मिनट का आपका समय लूंगा, अपने सामने अपनी घड़ी रखिए और 1 मिनट अपने पल्स को काउंट करके बताइए आपने कितनी बार काउंट किया। जितनी बार धड़कता उसको अपने उस धड़कन को काउंट किया, 1 2 3। 1 मिनट घड़ी में देख के बताइए कितनी बार आप काउंट कर रहे हैं। काउंट करके मुझे जल्दी बताइए 1 मिनट तक। स्टार्ट कीजिए 1 मिनट का। सर मैंने देख लिया 1 मिनट में 74 बार है। ठीक है, 80 बार। 80 बार। और कोई? 76 बार। 60। सर मेरा 74 है। 74, वेरी गुड। 73 है सर, 73 है। हाँ सर, 73। 73, मेरा 72 आ रहा है सर। 72, वेरी गुड। मेरा 88 आ रहा है सर। 88 आ रहा है, वेरी गुड। 72 आ रहा है सर। 72, वेरी गुड। 75 आ रहा है सर। 75, बहुत अच्छा। 72 सर। 72, वेरी गुड। 74 सर। 73 73, 75। 75, 74 74, सर। 3 उंगली रखते हैं 73। तो तीनों एक जैसी आती हैं कि अलग अलग आती हैं? देखिए 73। वो, हाँ, आयुर्वेद की भाषा में फिर आएंगे तो उसमें वात पित्त कफ त्रिदोष को मेजर भी किया था उससे, सिर्फ पल्स से ही, है ना, नाड़ी विज्ञान में। जो पहली Yes, फिंगर sir. होती, जो पहली फिंगर होती है वह लाइक ए रैबिट जंप कहते हैं, बहुत तेज उछलती है, ठीक है ना। सेकेंड जो फिंगर होती है वह होती है स्नेक जंप, सांप जैसे चलता है ना उस तरह से चलती है। और जो थर्ड होती है वह मैं बता दूंगा, भूल गया, ठीक है ना, क्योंकि मैं आयुर्वेदाचार्य नहीं, उसमें थोड़ा सा मैंने कहीं पे पढ़ा था तो नाड़ी का ऐसा। तो 3 तरह के एनिमल्स का जंपिंग उसमें मिलता है। करके होती है सर, जी, मंडूक करके होती है शायद। हाँ, मंडूक करके। कछुआ हाँ, ठीक है ना? मंडूक एक शायद। मेढक, फ्रॉग, रैबिट और स्नेक। फ्रॉग, स्नेक और रैबिट 3 तरह की वह मानी गई है। तो इस तरह से आयुर्वेद में उसको पढ़ते हैं। चूंकि मैं आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ और मेरे को इतना गहरा नॉलेज नहीं है, पर थैंक्स आपको बताने के लिए कि आपने मुझे बताया। तो इस तरह से 3 तरह की पल्स मिलती है और तीनों का अपना एक मेडिकल में एक सिग्निफिकेंस है, पर जनरल मेडिकल साइंस में यानी जनरल प्रैक्टिस में हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो आप सबने बताया 70 to 90 के बीच में सबके पल्स मिल गए, ठीक है ना। मोस्टली सबके पल्स 70 से 90 के बीच में मिले या 70 से 80 के बीच में मिले, और एवरेज निकाला जाए तो 72 या 75 के आसपास सबके पल्स है, राइट। तो आइडियल जो कहा गया कि एग्जैक्ट जो कहा गया कि किसी एक फिगर को बोल रहे कि कोई एक फिगर बताइए, कोई एक नंबर बताइए, तो आता है 72। तो आइडियल पल्स जो रेट होता है पर मिनट 72, और वैसे होता है 70 to 90। पर आपके बुक में जो लिखा है 70 to 80, तो अपन 70 to 80 मान लेते हैं, पर जनरली होता है 70 to 90 एक आइडियल रेंज होता है, राइट। सर जो पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं उसमें भी सेम ही आता है ऑक्सीजन और पल्स रेट?
हाँ वो बिल्कुल। 100 आता है, वो 100 आता है, 80, 96, 100। ऑक्सीजन का अलग होता है, पल्स का अलग होता है, ठीक है ना। पल्स तो अभी बताएगा जो अपने अपने हाथ से आपने नापा है वही बताएगा। ऑक्सीजन का सेचुरेशन वो अलग मटेरियल है, वह इंस्ट्रूमेंट से ऑक्सीजन का सेचुरेशन पता चलता है, इसलिए उसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। 1 मिनट में पल्स कितनी बार धड़का और आपका ऑक्सीजन का लेवल क्या है उससे पता चलता है, राइट। अब इसी को हम देखें, क्या अलग अलग एज ग्रुप में पल्स हमारे अलग होते हैं क्या? तो जवाब है हाँ, अलग Yes, अलग sir. एज ग्रुप में पल्स अलग अलग होते हैं। नियोनेटल यानी नवजात जो बच्चा रहेगा उसका देखेंगे तो उसका पल्स रेट बहुत हाई रहता है, ठीक है। कितना रहता है? 110 से 130 के बीच में रहता है, 130 to 100, 110 to 130, यानी 110 से 130 के बीच में उसका रहता है। और जो उसी तरह से जो 1 साल का हो जाता है 1 ईयर्स तक, ये पल्स रेट वैसे ही बना रहता है, मतलब कि 110 से ऊपर यानी 115 से 130 के बीच में बना रहता है, ठीक है। जब यही बच्चा 2 साल का होता है तो इसका थोड़ा सा रेट और डाउन हो जाता है, वह 115 to 100 के आसपास आता है। फिर जब वह लगभग 3 साल का होता है तो यह पल्स रेट 100 to 90 के बीच में हो जाता है। और फिर ये 4 से 10 साल का जो बच्चा रहेगा तो एवरेज इसका जो पल्स रहेगा 80 to 90, 4 से 10 साल 80 to 90। और ये 10 साल से ऊपर हो जाए तो, और ये कम से कम 10 साल से ऊपर की एज हो और लगभग 45-50 के आसपास की एज तक ये रहता है 70 to 80 या 70 to 90। लेकिन जब मोर देन 50 या मोर देन 60 ईयर्स जब वो एज में रहता है, जब प्रौढ़ावस्था में रहता है, बुजुर्गावस्था में जाता है, तो उसकी पल्स रेट और गिर जाती है, क्योंकि उसमें पल्स से जो होता है वह नसें हार्ड हो जाती हैं और बहुत फोर्स के साथ जब उसमें ब्लड फ्लो होता है तब जाकर उसका स्पंदन होता है। क्योंकि नसें हार्ड होती हैं वह, इसलिए उसका स्पंदन थोड़ा स्लो हो जाता है और उसकी जो रेट हो जाती है 70 to 60। कितना? 70 to 60, यानी कि एवरेज ले तो 0 डे से लेकर 1 साल तक के बच्चे की जो पल्स रहेगी 130 तक रहेगी, ठीक है। 110 या 115 से लेकर 130 तक 1 साल की उम्र तक रहेगी। और यही 1 साल के बाद ये 2 साल की उम्र तक नीचे गिर जाती है और ये 130 की जगह पर 100 तक चली जाती है, ठीक है। और फिर यही 4 से 10 साल की उम्र होगी तो 80 to 90 हो जाती है और 10 साल से लेकर लगभग 50 साल की उम्र तक 70 to 80 रहती है। कितनी? 70 to 80। और फिर मोर देन 60 ईयर्स एज हो जाए तो 70 to 60 के बीच में स्टेबल हो जाती है, यानी थोड़ा और गिर जाता है 10 पॉइंट और 70 to 80 रहती है। तो इसी तरह से इसका मतलब पूरा अगर हम इस रेशियो को देखें तो उम्र यानी एज से पता चलता है, यानी किसी व्यक्ति के रिपीट करना, जी टीन एज की पल्स रेट रिपीट कर देना सर। हाँ, 115 to 115 से 130 के बीच, ठीक है। और इससे इस पूरे डाटा से ये पता चलता है, पूरे कैलकुलेशन पता चलता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी पल्स रेट डाउन होती जाती है, राइट। और दूसरा, महिलाओं की जो पल्स रेट होती है पुरुषों की तुलना में कुछ अधिक लिखा है, कुछ अधिक होती है, पर मैंने देखा है कि कमी होती है। नहीं ठीक सर, है? अधिक होती है। कहीं देखा पर यहाँ लिखा अधिक होती है। अरे सर, एक छोटा सा कंफ्यूजन था महिलाओं को लेके। हाँ, क्या महिलाओं का नस वो नाड़ी चेक करके ये पता किया जा सकता है कि उनको मेंस्ट्रुएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ। नो नहीं सर, चेक किया जाए। मैं आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ, मैंने आपसे पहले ही बताया। सर ये महिलाओं में के नाड़ी तेज चलती है या कम चलती है सर? तेज चलती है ऐसा लिखा है।
तभी सर उनको गुस्सा ज्यादा आता है। नहीं, गुस्से का कोई संबंध नहीं है। मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है। हाँ, मेंटल अगर स्ट्रेस लेवल रहेगा ज्यादा तो सांस ज्यादा फूलेगी और पल्स ज्यादा रहेगी। सर मैं चेक किया, दोनों का सेम ही निकला सर, लेडीज का भी सेम, जेंट्स का भी सेम ही था। हाँ, मैंने कहा कि प्रैक्टिकली देखा गया है कि कई बार महिलाओं का पल्स रेट थोड़ा कम आता है, पर लिखा है ज्यादा लिखा है, तो ठीक है हम वैसा ही पढ़े, क्योंकि उनका बीपी थोड़ा सा जेंट्स से कम रहता है। सर पल्स को हम हाथ से भी चेक कर सकते हैं कि जी कैसे चल रही है? मतलब हाथ से हाथ रख के डॉक्टर चेक करते हैं। क्या चीज? तो सर कैसे पल्स, जैसे हमारी नाड़ी देखते हैं, नाड़ी वाली। हाँ बिल्कुल, फिंगर से तो टेस्ट चेक करते हैं उसको। तो सर वो कैसे पता चलता है? अभी सर बताए ना, बस वैसे ही सेम। तो सर मैं अभी सुनी नहीं ना, इसके बाद कैसे जानना? अच्छा अच्छा, मैं आप ये जानना चाहते हैं कैसे चेक करते हैं, ये जानना चाहते हैं ना? यस सर। अपने राइट हैंड को लीजिए, ओके। अपना लेफ्ट हैंड ऐसे हवा में कीजिए। यस सर। अब राइट हैंड की 3 फिंगर को लेफ्ट हैंड के अंगूठे से शुरू करेंगे, और जहाँ क्लाई फोल्ड होता है ना, ये क्लाई फोल्ड हो रही है। आप लोग म्यूट कर लीजिए तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, यस सर। है ना? अब जो अंगूठा वाला हिस्सा है वहां जहाँ ये नॉच बन रहा है, ये फोल्ड बन रहा है, ये फोल्ड बन रहा है ना, ये यस सर। यहाँ आप अपने 3 फिंगर को रखिए ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ 3 फिंगर रखिए। यस सर, रखिए। क्या धड़कन आपको महसूस हो रही है? यस सर, दे रही बस महसूस उसी हो को रही। कहते हैं पल्स ना। ये रेडियल आर्टरी रहती है। क्या होती है? रेडियल आर्टरी। सर ऐसे कैसे पता करेंगे कि वो ठीक है कि बीमार है, बुखार है, क्या इसमें क्या जानकारी मिलती है हमको? हमें तो सिर्फ पल्स पता करना है, कितनी पल्स चल रही है। ये तो सर बहुत गंभीर ये है, इसको तो बहुत अनुभव से फिर ये करना पड़ेगा सर। क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया कि मैं आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ, यानी नाड़ी विज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, नाड़ी काउंट करने की बात। तो भी डॉक्टर पहले नाड़ी ही चेक करते हैं, उसकी पल्स से चेक करते हैं, मतलब उसको कुछ ना कुछ नॉलेज होता होगा तब तो पल्स चेक कर रहे हो। मैं ये जानना चाहती हूँ। आपने पल्स देखा ना? पल्स आ रहा है ना, आपको महसूस हो रहा है ना? यस सर। तो आपने अपना पल्स चेक किया। यस सर। अब आपका भ्रम दूर हो गया ना? तो सर इसका नॉलेज हमको क्या हुआ कि मेरी पल्स सही चल रही है कि नहीं चल रही है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? चल रही है ना आपकी, बस ये बताइए चल रही कि चली, हाँ है ना? हाँ यस सर। अब इसका मतलब कि आपका 1 मिनट घड़ी देखकर आपका पल्स होना चाहिए 70 से 90 के बीच रहना चाहिए। कितना? 70 to 90। बुक में लिखा है 70 to 80, आपके बुक में लिखा है 70 to 80। तो आपके बुक के अनुसार आपका पल्स कितना चाहिए? 70 से 80 होना चाहिए। यस सर। तो ये नॉर्मल रेंज कहलाएगा। और इससे ज्यादा हुई कम हुई तो मतलब अब ये 100 से ऊपर होगा तो टेकीकार्डिया कहते हैं। टेकीकार्डिया 100 से ऊपर होने टेकीकार्डिया, और 50 से नीचे होने पर ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। सर किस किस बीमारी में पल्स चेक करने की जरूरत पड़ती है? पहला कि हमें ये पता चाहिए कि पल्स क्यों बढ़ता है। तो सबसे बड़ा, पल्स क्यों बढ़ता है? धड़कने तेज हो जाना, एक शब्द है ना मुहावरा, धड़कने तेज हो गई। तो धड़कन कब तेज होती है? बहुत सी घटनाओं पे होती है। सर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तब? एक्साइटमेंट, एक सब बड़ा सिंपल सा एक्साइटमेंट। जी सर। चाहे वह पॉजिटिव एक्साइटमेंट हो या निगेटिव एक्साइटमेंट हो, चाहे खुशी हो चाहे गम। सर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तब नहीं बढ़ती?
सेकेंड पहला हो गया एक्साइटमेंट की अवस्था में, ठीक है। दूसरा, हार्ट के ऊपर लोड ज्यादा पड़ रहा है, यानी बीपी हाई हो रहा है, तो उसके पल्स पर भी अंतर पड़ेगा, ठीक। अगर बीपी हाई हो रहा है तो पल्स हाई होना चाहिए, पर कई सारे कंडीशन में यह पल्स कम चलता है, क्योंकि यह रहता है कि आपका हार्ट एक साइकिल जो है 0.8 सेकेंड यानी 1 मिनट में जो 72 बार धड़कना चाहिए, वह 72 बार धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है, ये अलग मैटर है। किसी का बीपी शूटअप किया, बीपी ज्यादा हो गया, तो जरूरी है उसका पल्स रेट बहुत ज्यादा जाए। मतलब कि बॉडी का, आप ऐसे मानकर चलो कि एक पतीले में पानी गर्म करते हैं, हाँ या ना, जवाब तो दीजिए। यस सर। जो पतीले में पानी ढक्कन रख कर जब गर्म करते हैं तो उसमें जब उबाल आने लगती है तो ढक्कन को बार बार वो ढकेलता है, पुश करता है। यस या नो? यस सर। मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो पल्स रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा, यानी बॉडी टेम्परेचर होने पर पल्स रेट उसी रेशियो में बढ़ जाता है। तो सर इसका मतलब ये समझे कि बॉडी का टेम्परेचर पता करने के लिए पल्स रेट चेक की जाती है? चेक की जा सकती है। यस यस। ठीक है ना, की जाती है, नहीं की जा सकती है। यानी किसी का आप बीपी ले रहे थे और उसका पता चला कि उसका बीपी तो नॉर्मल आया, लेकिन पल्स बड़ी हुई या 100 से ऊपर जा रहा है, तो दीपेश राठौर जी म्यूट करें ना आप प्लीज। वह टेकिकार्डिया का केस हो सकता है, पर उसका टेम्परेचर भी आप चेक करेंगे। अगर टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो वह पर्सन टेकिकार्डिया का है, पर फीमेल में अगर पल्स रेट ज्यादा है तो मे भी वह प्रेग्नेंट भी हो सकती है। पल्स क्या गर्दन से भी चेक की जा सकती है? हाँ, ये जुगुलर आर्टरी कहते हैं। यहाँ पर कान से 2 अंगुल नीचे जाइए तो आपको यहाँ पर धड़कन सुना देता है, दैट इज जुगुलर आर्टरी। ठीक है, ये पल्स अपने थाई के अंदर इंग्वाइनल रीजन में भी चेक कर सकते हैं। ये पल्स आप पॉप्लेटियल फोसा यानी घुटने के ठीक पीछे भी चेक कर सकते हैं। यह पल्स आप क्यूबाइटल फोसा यानी यहाँ गड्ढे में भी चेक कर सकते हैं। ठीक सर। ठीक है ना, कई जगह है जहाँ पल्स चेक कर सकते हैं। सर क्या किसी ऐसे व्यक्ति का पल्स चेक करके ये पता किया जा सकता है कि उसकी अब डेथ होने वाली है? भैया मैं आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ। सर ये ट्रेकिया क्लियर कर दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आया है। जी सर जो आप ट्रेकिया का बता रहे थे ना अभी, ब्रेकियल आर्टरी, जी जी सर। ये जो होता है ना, यहाँ से भी हम पल्स चेक कर सकते हैं। मीडियन आर्टरी जो यहाँ होता है। सर क्या ये फोन, मोबाइल से, स्मार्टफोन से जो एप्स से ये पल्स रेट वगैरह चेक की जाती है, क्या ये सही होती है क्या? उस गैजेट पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और ऐसे गैजेट को बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि आए दिन अलर्ट किया जाता है कि कृपया ऐसे गैजेट को ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका जो थंब इम्प्रेशन से आपके मोबाइल की सारी डाटा हैक की जा सकती है। तो कृपया ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल, ऐप को डाउनलोड मत कीजिए भूल कर भी। जी जी, स्पेशली थैंक्स सर। एक्चुअली बीपी का क्वेश्चन पढ़ा रहा था उस दिन भी मेरा यही क्वेश्चन था कि बीपी वो एप्स वगैरह से चेक किया जाता है। गलती से नहीं, बीपी तो नहीं आएगा आपका, बीपी बढ़ा देगा आपका जब मोबाइल डाटा हैक होगा तो। जी थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, अब हम कंक्लूजन पर आ जाएं, नाड़ी को लेकर कंक्लूजन पर आ जाएं कि एज बढ़ने के साथ साथ में हमारी जो नाड़ी का स्पंदन होता है, यानी पल्स रेट पर मिनट होता है, वह कम होता जाता है। साथ में महिलाओं में पल्स रेट मेल की अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति व्यायाम या शारीरिक क्रिया करता है, यानी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करता है, तो उसका पल्स रेट उस समय बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, स्ट्रेस
यानी उत्तेजना, भय, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता ने क्यूरियोसिटी, स्ट्रेस, तनाव के कंडीशन में पल्स रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ने पर यानी फीवर की कंडीशन में पल्स रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। शरीर में किसी भी कारण से बॉडी में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, डायरिया में कम हो जाता है सर। डायरिया में कम हो जाता है क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन बनने लगती है और उसके वजह से उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं और उसका पल्स डाउन चला जाता है। इसका साइंस है। जनरल नॉलेज के लिए जरूरत कब पड़ती है और उसका आपकी पेशेंट को अगर प्रिकॉशन देता है कोई डॉक्टर तो उसके माध्यम से क्या कंक्लूजन निकाल के उसका ट्रीटमेंट करता है? हाँ, पहला सवाल था कि पल्स रेट का क्या मतलब है ना? तो मैं तो वही आपको बता रहा हूँ श्रीमान जी। ज्यादा एज में पल्स रेट कम हो जाएगी, एक्साइटमेंट की अवस्था में, फियर की अवस्था में, स्ट्रेस की अवस्था में पल्स रेट बढ़ जाएगी। आप फिजिकल एक्सरसाइज करके आ रहे हो, दौड़ भाग कर आ रहे हो, आपका एक्सरसाइज किया, चाहे ज्यादा मेहनत काम किया तो आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा। आपको बुखार जैसी स्थिति होगी तो पल्स रेट बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो पल्स रेट बढ़ जाएगा। ठीक है ना? कुछ दवाओं के सेवन पल्स रेट, ठीक है। अगर ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है जी, कोरेक्स के सेवन से, कोरेक्स ये भी एक नशा है ना, तो इससे मतलब इससे भी नुकसान होता है, तो इसमें क्या होता है? मैंने कोरेक्स का सेवन आज तक किसी को ना एडवाइस किया ना किया, तो प्लीज मेरे को इसका पता नहीं। तो सर नहीं, फैला हुआ है, ये बहुत सारे नशे हैं, तो आप ड्रग्स का नाम लिया तो मुझे कोरेक्स भी याद आ गया, इसलिए पूछ रही। तो इससे भी पल्स रेट बढ़ेगा ना? शरीर में बहुत साइड इफेक्ट पड़ता है। ये चीज का सेवन करना ही नहीं चाहिए, लोगों को एडवाइस नहीं देना चाहिए। हाँ, तो इससे ड्रग्स का नाम भी ना ले, इसलिए कहा कि ड्रग्स की वजह से पल्स रेट बढ़ जाता है। सीधा एक शब्द है ड्रग्स एब्यूज डिसऑर्डर, ड्रग्स लेने का दुष्परिणाम, इसमें पल्स रेट बढ़ जाता है। इसीलिए कई बार लोगों के ड्रग्स लेने से मौत हो जाती है, क्योंकि हार्ट बहुत ज्यादा पंप करेगा तो थक जाएगा और अचानक कोलैप्स की कंडीशन में चला जाएगा और व्यक्ति कोलैप्स कर जाएगा। सर पल्स रेट कितना बढ़ने के बाद हाई रिस्क माना जाएगा? 100 से अब 100 से ऊपर जाने पर हाई रिस्क रहता है, इसीलिए कहते हैं टेकीकार्डिया। अच्छा, तो उस टाइम इमरजेंसी में सर उस टाइम क्या किया जाए, मतलब तुरंत प्राथमिक कुछ ट्रीटमेंट क्या किया जाए? पेशेंट को बिल्कुल लिटा दीजिए, पैर को ऊपर तक, अगर पल्स रेट ज्यादा है तो, है ना, पेशेंट को लिटा दीजिए, उसके कमर की बेल्ट को ढीला कर दीजिए, पैर से जूते हटा दीजिए, उसको प्रॉपर हवा कीजिए और सिर को हल्का सा एलिवेट यानी हल्का सा ऊपर रखिए। ठीक है ना? पैर को ऊंचा करना पड़ेगा सर, पैर को? हाँ, ऑक्सीजन का लेवल उसको चाहिए तो पैर को ऊंचा करना पड़ेगा। ओके। और 50 से नीचे कम हो गया सर, अगर कम हो गया तो कितना मतलब सीरियस माना जाएगा? कितना पॉइंट कम होने के बाद? 50 से नीचे सो कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। तो प्राथमिक उपचार क्या करना पड़ेगा? सेम, पर जिसका टेकीकार्डिया उसका सिर को थोड़ा ऊंचा रखेंगे और ब्रेडिकार्डिया वाले को सिर को थोड़ा नीचा रखेंगे। थैंक यू सर। ठीक है ना? डॉक्टर लोग बोलते हैं ना 102 बुखार जी, डॉक्टर लोग बोलते हैं ना 102 बुखार है, 104 बुखार है, वही है पल्स रेट का, यही है वो। हाँ, मैं ये कहा था पर डिग्री उतना पल्स रेट हो जाता है। किसी का 100 है तो 100 पल्स आ जाता है, किसी का 101 है 110, 101 टेम्परेचर 110 चला जाता है, 102 है तो 120 चला जाता है, 133 है तो 130 चला जाता है। ऐसा रेशियो माना जाता है कि पल्स इसी रेशियो में बढ़ जाता है।
सर एक अदर क्वेश्चन है, बोलूं क्या, पूछ लूं? जी पूछ लें। सर जैसे थायराइड वालों को सर उनको थायराइड है, जैसे गले में उनको प्रॉब्लम होती है, तो गले में क्या प्रॉब्लम होती है, मैं ये जानना चाहती है। मतलब अंदर उसको महसूस होता है क्या कि हाँ कुछ दिक्कत आ रही है? देखिए T3 T4 लेवल जब अफेक्टेड होता है, T4 या T3 में जब अफेक्ट करता है, तो ये यहाँ से जो थायराइड हार्मोन निकलता है उसका काम है। TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से ब्रेन से निकलता है। ठीक है। अब TSH जब आपका हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उस कंडीशन में भी बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स डेवलप होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स भी उसमें होते हैं। थ्रोट सेंसिटिव हो जाता है ठंडे के लिए, इसलिए बार बार गला खराब होना, गले में खराश होना, गले का रूज जाना, अटकने जैसा महसूस होना, और T3 T4 में होते तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, यानी ग्वाइटर भी हो सकता है उसकी वजह से, घेंगा हो। सर मुझे लगता है मुझे खुद ही हो गई क्या थायराइड, मेरे गले में प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे लगता है कि थायराइड जैसी प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? गले में प्रॉब्लम चले, अगर इन दिनों चले तो ये वेदर एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, थायराइड की अकेला कारण नहीं। तो सर मोटी भी हो रही हूँ। मेरा क्वेश्चन है गले से लेके ही, क्या एक बच्ची है छोटी सी लगभग 2 साल की, उसके गले के जस्ट जीभ के नीचे वाले एरिया पे उसको एक गिल्टी हो गई है, और लगातार वो 3 महीने पे लगातार वो गिल्टी है। कितनी भी दवाई करवाने के बाद जब तक दवाई चलती है तो वो ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर से वैसे ही हो जाता है। तो क्या हार्मोनल डिस्बैलेंस है? 3 साल की बच्ची है ना? यस सर। 3 साल की बच्ची में हार्मोन का क्या काम? हाँ सर, लेकिन वो बार बार जब तक दवाई चलती है तब तक ठीक रहता है, फिर बाद में वो फिर से हो जाता है। देखिए उसको एक कहेंगे स्लाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन कहेंगे, जो ठीक टंग के नीचे होगा, टंग के नीचे में। यस सर, टंग के नीचे वाले एरिया में। हाँ, तो वहाँ स्लाइवा का सिक्रीशन होता है, लार का डक्ट होता है, वो डक्ट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है ना? स्लाइवरी डक्ट ब्लॉक होने से उसको इन्फेक्शन हो रहा है ना? यस सर। तो वह सर्जिकल केस है। सर्जिकल केस में सर्जिकल मेडिसिन या सर्जरी करके उस डक्ट को ओपन करना पड़ेगा। वहां पर कई बार कैल्कुलाई हो जाता है, वहां पर भी कई बार कैल्शियम का डिपॉजिशन होकर वहां की डक्ट ब्लॉक हो जाती है। इसलिए बच्चे को जब खाना देंगे तो पहला 2-4 निवाला खाने में उसको ज्यादा परेशान करेगा, उसके बाद से खाना खा लेगा। इसका पहचान। थायराइड से और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फीमेल में? हाँ सर, इसका जरूर बता दीजिए कि सर मैं दिखा दूं, डॉक्टर को दिखा दूं क्या, मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है क्यों? देखिए फीमेल की प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है थायराइड से? कितनी प्रॉब्लम्स जानना चाहते हो सर? थायराइड का नाम है फीमेल के ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, थायराइड कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, तो हर तरह के ग्रोथ अफेक्टेड होगा ना। अभी थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगा। इसमें ग्रोथ ज्यादा होती है कि कम होती है? मैं जान रही हूँ इंसान फिर कहते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में देखिए, जब ग्रोथ का मतलब होता है स्वास्थ्य वर्धन। व्यक्ति का स्वास्थ्य वर्धन नहीं होगा, स्वास्थ्य का वर्धन नहीं होगा, उसका बीमारियों का वर्धन हो जाएगा। तो ओबेसिटी इसका सबसे सिग्निफिकेंट रूप देखा है कि ओबेसिटी इसमें होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से उसका मेटाबॉलिज्म पूरा होने से उस व्यक्ति के अंदर फैट का एक्यूमुलेशन होने लगता है। बट फैट भी बढ़ रहा है ना, मुझे इसलिए डाउट हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ी बहुत थायराइड पढ़ ली हूँ, आप लोग पढ़ा दिए हैं, मुझे अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि कहीं मुझे थायराइड की शिकायत न हो जाए, क्योंकि मेरा फैट भी बढ़ रहा है। आप बिल्कुल एक पैसे का डाउट मत कीजिए, सीधे आप इसका टेस्ट करवाइए, T3 T4 TSH लेवल चेक करवाइए। ठीक है? तो सर फिर वो दवाई देंगे, मुझे दवाई खानी पड़ेगी, मैं डॉक्टरों की दवाई खाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब तो आप यही कह रहे हो कि अनपढ़ के हाथ में पेन दे दो, कह दे कि तुम्हारी PhD हो गई। सर एक्सीडेंट की कंडीशन में पल्स रेट घटती है कि बढ़ती है? डॉक्टर है तो दवाई नहीं खा सकती है। ब्लड लॉस यस सर, यही मैं बोल रही हूँ सर से। देखिए पूर्णिमा जी, इसे कहते हैं फियर होना। बीमारी हुई ना हुई उसके पहले फियर पैदा हो गया, तो फियर से तो बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। सर मुझे बहुत डर लगती है बीमारियों से।
सर पहले मैंने एक सवाल किया था तो कि पहले अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? ब्लड लॉस होने से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। पल्स और सर पल्स वो भी डाउन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी का प्रेशर कम हो रहा है। जब बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, जैसे एक जन ने पूछा था आप में, उसमें से एक जन ने जवाब दिया था कि क्या होता है कि जब बॉडी में वाटर लॉस होता है तो पल्स रेट भी गिरता है और बीपी भी गिरता है। उसी तरह से जब बॉडी में ब्लड लॉस होगा तो बीपी भी गिरेगा और पल्स भी गिरेगा। जहर खाने पर सर थायराइड चेकअप कैसे होता है, मतलब ब्लड से होता है क्या? जी मैडम, ब्लड से होता है। सुबह खाली पेट अपना थायराइड टेस्ट करने के लिए आप लैब में दे देंगी, उसमें T3, T4, TSH तीनों की जांच होगी। ओके सर, फिर दवाई देंगे अगर होगा अगर जरूरत पड़ेगी तो दवा। हेलो जी सर, थोड़ा हार्ट के क्वेश्चन है सर। बाल्की यूटेरस बोले तो क्या होता है सर? बल्कि यूट्रस का वाल्व थिक हो जाना। बल्कि यूट्रस एक कॉमन वर्ड है जो 45 के एज में जो महिला चली जाती है, जब उसका सोनोग्राफी कराते हैं तो हर महिला का बल्कि यूट्रस आएगा। बोले तो सर यूट्रस की साइज में कोई परिवर्तन हो जाती है? यूट्रस की मायोमेट्रियल जो होती है, उसका यूट्रस की दीवार थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, बल्ज कर जाना, फूल जाना, और ये मेनोपॉज का इंडिकेशन है 45 के एज में, क्योंकि बल्कि यूट्रस मोस्टली 45 के एज में ही आता है। और ये मेनोपॉज का हेल्दी सिम्टम्स है, अनहेल्दी सिम्टम्स नहीं है कि उस महिला का मेनोपॉज हो रहा है, जो महीना बंद होने वाला है, इसलिए उसका यूट्रस बल्ज हो रहा है। उसके अलावा कोई सिम्टम्स आता है तो उसका ट्रीटमेंट करना है, ये कोई बीमारी में नहीं आएगा। पर इसके अलावा जैसे मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया, डिस्मेनोरिया आता है तो उसका इलाज करना पड़ेगा। सर कोई एक्सीडेंटल केस आ जाए हमारे पास तो सबसे पहले कौन चेकअप करने पड़ेंगे उसके लिए? चप्पल बाहर कर दी, चप्पल बाहर। हाँ बोले। मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस आता है हमारे पास तो सबसे पहले उसके लिए क्या क्या चेकअप करना पड़ेगा और कौन कौन से प्राइमरी ट्रीटमेंट देने पड़ेंगे? देखिए एक्सीडेंटल केस मतलब क्या, मान लीजिए कोई बंदा आया वो गाड़ी से भिड़ गया, तो उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया और काफी सारा ब्लड बह रहा है, तो हमको उसको कैसे ट्रीट करना पड़ेगा? प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? हाँ, वाइटल पैरामीटर कहते हैं, हाउ टू एग्जामिन अ वाइटल पैरामीटर। वाइटल पैरामीटर पहले पल्स, सेकंड बीपी, थर्ड उसके बॉडी के किस पार्ट से ब्लड का लॉस हो रहा है, उसको कैसे कैच करना है, ये आपको पता होना चाहिए, कैसे रोकना है। ठीक है, पल्स और बीपी से उसका पता चले उसकी वाइटलिटी कैसे है। पल्स बीपी पुअर आता है, तत्काल ऑक्सीजन की नीड है और उसको ब्लड को कैच करें, ब्लड को रोकना है किसी भी हालत में, और उसी दौरान उसको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस 100 डायल करना है। ठीक है, क्योंकि 100 आजकल हर जगह अवेलेबल है, क्योंकि आप अपने ओपीडी में इसको मैनेज नहीं कर सकते अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो, यानी ब्लड लीकिंग शुरू हो गई तो। ठीक है, जितनी आप देर करेंगे उतनी उसकी जान की खतरा बढ़ता जाएगा, और जितनी फटाफट जल्दी करेंगे उतनी उसको सेफ कर पाएंगे आप। एनी क्वेश्चन? ऐसा कुछ सॉरी, ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे वो सुरक्षित हॉस्पिटल तक तो पहुंच ही जाए? मैंने आपसे बताया ना कि उसका पैरामीटर आप लीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर नीड है तो ऑक्सीजन सप्लाई कीजिए,
और उसको ब्लड लॉस ना हो इसका ध्यान रखिए। जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है उस ब्लड वेसल पे प्रेशर दे दीजिए, दबाव के साथ उसको कैच कर दीजिए, बांध दीजिए कि वहां से ब्लड आना बंद है। ऐसा ना हो कि किसी गर्दन या आपस में दबा दीजिए, ऐसा मत कर देना, तो बेचारा जाने से पहले ऊपर चला जाएगा। अच्छा ट्रीटमेंट करके उनको रेफर कर दीजिए आप। हाँ, और बाकी जो भी है तो आपको कॉल करना चाहिए, एम्बुलेंस को फर्स्ट एड करना चाहिए। पैसा नहीं कि फर्स्ट एड करके एम्बुलेंस को मत बुलाइए, पहले एम्बुलेंस को बुलाइए। एम्बुलेंस पहले 100 डायल कीजिए, आप उसका वाइटल चेक कीजिए कि वाइटल उसका कैसा है, बीपी पल्स कैसा, साथ में ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लीकिंग तो नहीं है। ब्लड लीकिंग है तो उसको चेक करते हुए तुरंत 100 डायल कीजिए, क्या एम्बुलेंस अरेंज कीजिए जी। क्योंकि एक्सीडेंटल केस बहुत तरह के होते हैं, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, इस कंडीशन में पर्सन को ज्यादा मूवमेंट मत होने दीजिए, उसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा लिटा दीजिए, सीधा, साइड से नहीं, बिल्कुल सीधा। उसका मूवमेंट बॉडी का नहीं होने देंगे। जितनी अगर उसका मूवमेंट बॉडी का नहीं होगा तो कई बार होता है कि ब्लड 7-8 मिनट 10 मिनट तक बहकर ऑटोमेटिक वहां पर थ्रोम्बाई यानी जम जाता है, ठीक है। सर ये वाला टॉपिक एक्चुअली हमारी बुक में नहीं है, तो क्या आप बता सकते हैं कौन सी बुक से? कौन सा? पल्स रेट। पल्स रेट आपके टॉपिक में नहीं है? बिल्कुल है सर, हमारी बुक में नहीं है, तो आई थिंक होगा, बट आप बता सकते हैं कौन? मैं तो बता ही रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ, यही तो आज पूरा लेक्चर था आज का। सर लेक्चर तो जरूर था, बट हमारी बुक में नहीं है। सुनो ना, हेलो सर, ये लोग जो प्रायोगिक जो पुस्तक है वो लोग नहीं मंगाए हैं, तो प्लीज मंगा लेना वो तो। प्रायोगिक पुस्तक आप लोग मंगाइए ना सेंटर से, उसमें पूरा दिया हुआ है। हाँ, बुक का नाम क्या है सर? वो प्रायोगिक है ना, आधारभूत प्रायोगिक, आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा, आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा। सर इसका पेज नंबर क्या है? उसका जो पेज नंबर जो है मैं आपको बता दूं, उसका पेज नंबर है 69 मेरे में 69 है, ठीक है। चलिए मैं अब इसी पर मैं एंड करता हूँ और अपन कल फिर मिलते हैं, ठीक है। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू सर।